हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। आज है 31 दिसंबर 2022 और ये इस साल का दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण का आखिरी वीडियो है। तो आई होप आपने इन सभी वीडियोस को एंजॉय किया होगा। तो आज की सबसे पहली न्यूज़ जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से रिलेटेड है, जिसमें उनकी दो छवियां यहाँ पर दिखाई गई हैं, जिसमें उन्होंने पुत्र धर्म का भी पालन किया है और राष्ट्र धर्म का भी। उन्होंने सबसे पहले, हालांकि उनका कार्यक्रम कुछ और था, लेकिन कल तड़के 3:15 बजे उनकी जो माँ हैं हीराबा मोदी, उन्होंने अंतिम सांस ली लगभग 3:30 बजे। तो और लगभग वो 100 साल की थी। उनको मुखाग्नि देने के बाद उन्होंने राष्ट्र धर्म का पालन किया। पश्चिम बंगाल में उनका कार्यक्रम था जिसमें उन्हें जाना था, लेकिन वो फिर उन्होंने वर्चुअली तौर पर अटेंड किया, जिसमें वंदे भारत ट्रेन को उन्होंने रवाना किया। उसके अलावा कई परियोजनाओं को हरी झंडी देनी थी, उनका शुभारंभ करना था, जिसको वो उन्होंने वर्चुअली तौर पर किया। और प्रधानमंत्री मोदी इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए शुक्रवार को पहुंचने वाले थे, लेकिन नहीं पहुंच पाए। इसके चलते गांधीनगर में वो मां के अंतिम संस्कार में शामिल हुए। वंदे भारत सहित उन्होंने लगभग 7800 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न रेलवे व अन्य परियोजनाओं का उद्घाटन किया और शिलान्यास किया। उन्होंने हावड़ा न्यू जलपाईगुड़ी वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई डिजिटल माध्यम से। प्रधानमंत्री मोदी ने इस अवसर पर कहा कि 30 दिसंबर की तारीख का इतिहास में बहुत महत्व है, क्योंकि 1943 में इसी दिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अंडमान में तिरंगा फहराकर भारत की आज़ादी का बिगुल फूका था। तो यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी की दो छवियां दिखाई गई हैं। अब नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं, जिसमें जो भारत के क्रिकेटर हैं, जो विकेट कीपर हैं ऋषभ पंत, उनका एक्सीडेंट हो गया है। वो दिल्ली से देहरादून जा रहे थे। न्यूज़ में ऐसा बताया जा रहा है कि वो अपनी माँ को सरप्राइज देने के लिए जा रहे थे नए साल पर, लेकिन मॉर्निंग में लगभग सुबह 5:30 बजे जब उनको झपकी सी आ गई और उनकी कार एक डिवाइडर से टकरा गई, क्योंकि ड्राइव वो खुद कर रहे थे, और मुश्किल से 100 मीटर आगे तक घसीटने के बाद उनकी कार में आग लग गई। वहाँ पर फिर हरियाणा रोडवेज की एक बस जा रही थी, उसके ड्राइवर, कंडक्टर और एक स्थानीय व्यापारी ने उनको पहले कार से निकाला, क्योंकि ऋषभ पंत कार से निकलने की कोशिश कर रहे थे। उन्हें कार से निकाला और जैसे ही निकाला कार पूरी तरीके से जल गई। अब उनका इलाज चल रहा है, हालांकि कुछ चोटें गंभीर बताई जा रही हैं। एमआरआई हुई है उनकी, रिपोर्ट हालांकि सभी नॉर्मल नहीं है, लेकिन बता रहे हैं जो फेस पर चोट लगी है उससे इन्हें प्लास्टिक सर्जरी करानी पड़ेगी। बीसीसीआई लगातार संपर्क में है ऋषभ पंत की फैमिली के और डॉक्टर्स के, और इसी के साथ जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी, उन्होंने भी ऋषभ पंत की फैमिली से बात करी है और उन्हें विश्वास दिलाया है कि उनका उचित इलाज कराया जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पर। जिस तरीके से रेपो रेट में लगातार आरबीआई बढ़ोतरी कर रहा है, उसमें क्या हुआ कि बैंकों ने अपनी ब्याज दरें बढ़ा दी हैं। जैसे कि एफडी पर ब्याज दरें बढ़ा दी हैं, सावधि जमाएं जो हैं और सीनियर सिटीजन की जो स्कीमें होती हैं उन सभी पर ब्याज बढ़ा दिया था। अब केंद्र सरकार ने भी जितनी भी पोस्ट ऑफिस की स्कीमें हैं या फिर केंद्र द्वारा आयोजित जितनी भी स्कीमें हैं उनके भी ब्याज दरों में बढ़ोतरी कर दी गई है। केंद्र सरकार ने लंबे अरसे से छोटी बचत योजनाओं पर ब्याज दरों को बढ़ाकर आम आदमी को नए साल का एक तरीके से आप कह सकते हैं कि तोहफा दिया है। 1 वर्ष से लेकर 5 वर्ष तक परिपक्वता अवधि की सावधि जमा स्कीमों पर मिलने वाले ब्याज में 0.3% से लेकर 1.1% की बढ़ोतरी की गई है। वैसे केंद्र शासित सेविंग डिपॉजिट जो 4% था और पीपीएफ जो 7.1% था, उस पर कोई बदलाव नहीं किया गया है। डाकघरों की सावधि बचत स्कीमों एनएससी यानी कि नेशनल सेविंग स्कीम और वरिष्ठ नागरिकों की बचत स्कीमों पर ब्याज दरों को बढ़ाने का फैसला बैंकिंग सेक्टर में जमा दरों के बढ़ने की वजह से किया गया है। और कुछ यहाँ पर परसेंटेज दिए गए हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर देख लीजिएगा। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। जो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का स्टेटमेंट है, उन्होंने बोला है कि G20 और SCO के जरिए भारत बढ़ाएगा वैश्विक सुरक्षा। आपको पता होगा कि G20 की अध्यक्षता भारत को 1 दिसंबर 2022 से 1 दिसंबर 2023 तक के लिए दी गई है, और जो SCO की अध्यक्षता है यानी कि संघाई सहयोग संगठन की अध्यक्षता भारत को 16 सितंबर को ही मिल गई थी।
तो इन दो महत्वपूर्ण संगठनों की जो अध्यक्षता भारत को मिली है, उससे भारत की जो अध्यक्षता की छवि है, यानी कि वो किस तरीके से लीडरशिप अपनी दिखा सकता है और विश्व को एकजुट कर सकता है, इस पर भारत को सफलता मिलेगी, ऐसा विश्वास जताया है रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने। उन्होंने बोला है कि भारत इन सभी क्षेत्रों पर अब आगे बढ़ रहा है और आगे उसको आना भी चाहिए। द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उन्होंने जो अपना संदेश भेजा है, उसमें उन्होंने पुतिन ने कहा है कि रूस और भारत के सकारात्मक मैत्रीपूर्ण संबंधों को याद किया गया है। दोनों देशों के कूटनीतिक संबंधों के लगभग 75 वर्ष हो चुके हैं और उसी पर यह संदेश भेजा गया है। इन वर्षों में दोनों देशों का रणनीतिक सहयोग लगातार मजबूत हुआ है। पुतिन ने अपने संदेश में कहा कि दोनों देशों के बीच बड़े पैमाने पर व्यापार हो रहा है और आर्थिक संबंध भी मजबूत हो रहे हैं। ऊर्जा, सैन्य तकनीक और अन्य क्षेत्रों में हमारा सहयोग बढ़ता जा रहा है। हम क्षेत्रीय और वैश्विक स्तर पर मिलकर कार्य कर रहे हैं। दोनों विश्व स्तरीय संगठनों की अध्यक्षता भारत को मिलने पर दोनों देशों के संबंध और मजबूत होंगे, ऐसा विश्वास पुतिन ने जताया है। चलिए नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं। नेक्स्ट न्यूज है कि अगले 3 वर्षों में देश में ग्राम स्तर पर खुलेंगी 2 लाख डेयरी। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि अगले 3 साल में देश में ग्राम स्तर पर 2 लाख प्राथमिक डेयरी स्थापित की जाएंगी। इसमें भारत दूध के क्षेत्र में बड़ा निर्यातक बनेगा। उन्होंने सहकारिता का एक अलग मंत्रालय बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई देते हुए कहा कि इस कदम से भारतीय किसान की प्रगति का मार्ग खुल गया है। अमित शाह ने शुक्रवार को कर्नाटक के मांड्या जिले में 260 करोड़ रुपए की लागत से तैयार विशाल डेयरी का उद्घाटन करते हुए कहा कि सरकार ने देश की हर एक पंचायत में डेयरी स्थापित करने का फैसला लिया है। अगर अमूल और नंदिनी संयुक्त रूप से काम करने लगे तो 3 सालों में हर गांव में एक प्राथमिक डेयरी होगी। उन्होंने कहा कि कर्नाटक दुग्ध संघ को अमूल से सभी तकनीकी सहायता और सहयोग मिलेगा। नेक्स्ट जो स्टेटमेंट है वो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का है। उन्होंने बोला है कि पड़ोसी से अच्छे संबंध के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा से समझौता नहीं किया जाएगा। यहाँ पर उन्होंने चीन की तरफ इशारा करते हुए कहा है, जिस तरीके से चीन आक्रामक रवैया अपनाता है बॉर्डर पर, उसको लेकर उन्होंने बोला है और पाकिस्तान को भी उन्होंने आड़े हाथों लेकर ये स्टेटमेंट दिया है। उन्होंने बोला है कि संबंध अच्छे करने हैं, लेकिन उसके लिए आपको सीमा स्तर पर अपने आप को स्वच्छ पेश करना होगा, चाहे वो भारत हो या फिर विश्व समुदाय। विश्व समुदाय के समक्ष भी जो भारत की छवि धूमिल करने की कोशिश हमेशा पाकिस्तान और चीन करते हैं, उनसे उन्हें बचना चाहिए, क्योंकि भारत हमेशा से ही अपने पड़ोसी देशों के साथ संबंध मधुर चाहता है और वो किसी तरीके का तनाव नहीं चाहता है। अगर तनाव होगा तो मिलजुल कर कार्य करने में भी कठिनाइयाँ होंगी। और ये जो विश्व है, उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की उस बात का भी आह्वान किया कि आज का युग युद्ध का नहीं बल्कि आगे बढ़ने का है। जितना आप मैत्रीपूर्ण संबंध अपनाएंगे उतना ही आप विकास के मार्ग पर प्रशस्त होते जाएंगे। नेक्स्ट न्यूज है, वकीलों की अनुपलब्धता से 63 लाख केसों में हुई देरी। सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो हैं डीवाई चंद्रचूड़, प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने शुक्रवार को कहा कि नेशनल जुडिशियल डाटा ग्रिड यानी एनजेडीजी के आंकड़ों के मुताबिक देश भर में 63 लाख से ज़्यादा मामलों में वकीलों की अनुपलब्धता के कारण 14 लाख से ज़्यादा मामलों में किसी तरह का दस्तावेज या रिकॉर्ड नहीं मिलने की वजह से देरी हुई है। लिहाजा इस संबंध में बार काउंसिल की जो सहायता की जरूरत होती है वो नहीं मिल पाती है। आंध्र प्रदेश न्यायिक एकेडमी के उद्घाटन अवसर पर जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि लोगों को जिला अदालतों को अधीनस्थ न्यायपालिका मानने की औपनिवेशिक मानसिकता छोड़ देनी चाहिए। जिला अदालतें न सिर्फ न्यायपालिका की रीढ़ हैं बल्कि इकाइयों के लिए न्यायिक संस्था से पहला संवाद भी होती हैं। प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि आपराधिक न्यायिक प्रणाली में जेल नहीं जमानत सर्वाधिक बुनियादी नियमों में से एक है। सर्वाधिक बुनियादी नियमों में से एक पर फोकस करते हुए उन्होंने कहा कि इसके बावजूद देश की जेलों में बंद विचाराधीन कैदियों की संख्या विरोधाभासी स्थिति में है। यानी कि केस इतने लंबित हो जाते हैं
कि मतलब एक तो वकील की कमी बता रहे हैं वो, और जो जजों की भी कमी को यहाँ पर उन्होंने बोला है कि जज भी इतने कम हैं कि केस की जो सुनवाई है वो 1.5 से 2 महीने के लिए टाल दी जाती है। इस पर भी उन्होंने फोकस करने को कहा है। नेक्स्ट न्यूज़ है बिजनेस पेज से कि 2022 में 4% से ज़्यादा बढ़े सेंसेक्स और निफ्टी, क्योंकि जो कल था वो इस साल का अंतिम शेयर मार्केट का डे था और सेंसेक्स प्लस में ही रहा बंद और निफ्टी भी प्लस में बंद रही। तो इस तरीके से जो अगर ओवरऑल देखा जाए तो 4% की बढ़ोतरी हुई है पूरे वर्ष में। जिन्होंने भी स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया है उनका लगभग, या कह सकते हैं कि एवरेज, अगर उन्होंने अच्छे शेयर्स में इन्वेस्ट किया है तो लगभग 4% की बढ़ोतरी तो उनके शेयर्स में हुई है, या फिर उन्होंने एसआईपी में इन्वेस्ट किया होगा तो या लमसम में, सब में बढ़ोतरी ही संभव है। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। नवंबर में कोर सेक्टर का उत्पादन 5.4% बढ़ा है। नवंबर में कोर सेक्टर के उत्पादन में पिछले साल की समान अवधि के मुकाबले 5.4% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इस साल अक्टूबर में कोर सेक्टर में मात्र 0.9% का इजाफा हुआ। कोर सेक्टर में 8 प्रमुख सेक्टर होते हैं, ये आप जान लीजिए। पहला होता है कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी उत्पाद, खाद्य, स्टील, सीमेंट व बिजली इसमें शामिल होते हैं। अगर हम आंकड़ों की बात करें तो नवंबर में जो सीमेंट का उत्पादन है पिछले साल नवंबर के मुकाबले 28%, कोयले के उत्पादन में लगभग 12.5%, बिजली में 12%, तो स्टील के उत्पादन में 10.8% की वृद्धि रही। तो ये एक अच्छा संकेत भी माना जा सकता है भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए। पूंजी स्कीमों पर नहीं लग पा रही लगाम। पूंजी स्कीमों पर लगाम लगाने के लिए क्या क्या नहीं किया गया। केंद्र सरकार ने इनकी रोकथाम के लिए पहले मॉडल कानून बनाया जिसके आधार पर 29 राज्यों ने अपने कानून तैयार किए। आरबीआई ने नए नियम बनाए और जनता को आगाह करने के लिए अभियान चलाया। इसके अलावा सेबी की तरफ से सभी राज्यों के अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया गया। सीबीआई, ईडी और वित्त मंत्रालय की सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस यानी कि CFIO ने संयुक्त तौर पर तकरीबन 200 मामलों के खिलाफ जांच भी शुरू की, लेकिन धोखाधड़ी पर लगाम नहीं लग पाई। अब हम आते हैं इंटरनेशनल पेज पर, जिसमें सबसे पहली हम न्यूज़ ले रहे हैं कि भारत और चीन ने प्रचंड को नेपाल के प्रधानमंत्री बनने पर बधाई दी। 25 दिसंबर को डिसाइड हो गया था कि प्रधानमंत्री बनेंगे जो पुष्प कमल दहल प्रचंड हैं, वो नेपाल के प्रधानमंत्री बनेंगे। तो उसके बाद जो नेपाल में भारतीय राजदूत हैं नवीन श्रीवास्तव, उनके साथ एक बैठक हुई नेपाल के प्रधानमंत्री की, जिसमें उन्होंने भारतीय दूतावास का एक संदेश दिया उन्हें, जिसमें उन्हें प्रधानमंत्री बनने पर बधाई दी गई और ये बोला गया कि जो भारत और नेपाल के द्विपक्षीय संबंध हैं वो और मजबूत होंगे। उसके बाद जो चीन के प्रधानमंत्री हैं ली केकियांग, उन्होंने भी बधाई दी और उन्होंने बोला कि 68 वर्षीय प्रचंड को जो जीत मिली है उसके लिए चीन की तरफ से बधाई, और चीन और नेपाल आगे मिलकर भी इसी तरीके से कार्य करते रहेंगे। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि नेपाल के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं, तो पुष्प कमल दहल प्रचंड। नेक्स्ट न्यूज़ है रूस और चीन रणनीतिक सहयोग और मजबूत करेंगे। दोनों लोगों की वर्चुअल बैठक हुई है और ये वर्चुअल बैठक तब हुई है जब रूस ने यूक्रेन पर एक भारी गोलाबारी करी है, यानी लगभग 120 मिसाइलें दागी थी। उसके एक दिन बाद ही ये बैठक हुई है और इस बैठक में दोनों नेताओं ने जो बातचीत करी है उसमें सार्वजनिक तौर पर एक रिजल्ट यानी कि एक ही बात उन्होंने बोली है कि रूस और चाइना दोनों मिलकर अपने सैन्य सहयोग, रणनीतिक सहयोग, व्यापारिक सहयोग, इन सब में आगे कार्य करेंगे। दोनों देश एक दूसरे की जरूरतों को पूरा करेंगे और विश्व समुदाय में अपनी छवि को और मजबूत करने की कोशिश करेंगे। विदित हो रहा है इसमें कि 24 फरवरी आने वाली है को यूक्रेन युद्ध शुरू होने से पहले रूस और चीन, ये मतलब पिछले साल की बात हो रही है, उससे पहले ऐसी मीटिंग होने वाली थी लेकिन नहीं हो पाई थी। और 24 फरवरी को जो रूस और यूक्रेन के युद्ध का 1 साल लगभग पूरा हो जाएगा। इसमें ये जताई जा रही है कि कुछ महीनों बाद ही चीन के राष्ट्रपति जो शी जिनपिंग हैं वो शायद रूस की यात्रा पर जा सकते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं।
अब यहाँ पर पाकिस्तान में CPEC यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को लेकर विरोध हो रहा है। जो वहाँ के लोग हैं उसका उनके इस परियोजना का विरोध कर रहे हैं, आगजनी हो रही है। तो इसकी वजह से ग्वादर शहर में कर्फ्यू लगा दिया गया है। चाइना हालांकि इससे बहुत परेशान है और उन्होंने एक तरीके से आंख टेढ़ी करके दिखाया है पाकिस्तान को कि हम ही आपका भला चाहते हैं और हम इसे मजबूत करना चाहते हैं, आपके इंफ्रास्ट्रक्चर को जिस पर आप सहयोग नहीं कर रहे हैं। हालांकि जो प्रधानमंत्री हैं वो अपनी छवि सुधारने में लगे हुए हैं। आगे देखिए इसमें क्या होता है। और नेक्स्ट जो न्यूज़ है, और तो कोई इसमें ऐसी न्यूज़ नहीं है जिसे हम शामिल करें। और जो महान फुटबॉलर थे पेले, उनका भी निधन हो गया है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो इस न्यूज़ को आप देख लीजिएगा। तो ये आज का यानी इस वर्ष का 2022 का 31 दिसंबर लास्ट न्यूज़पेपर डिस्कशन था। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।